काजल एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो बहुत ही कम लोगों से बात किया करती थी। वैसे तो काजल के माता पिता काफी अमीर हैं, पर फिर भी काजल के माता पिता को हमेशा काजल की चिंता सताती थी और काजल के माता पिता का चिंता का विषय भी काजल और उसका काला रंग था। ऐसे ही एक दिन काजल बेटा, आज तुम इतनी जल्दी कॉलेज से आ गई और अपने कमरे में यूं इस तरह अकेली बैठी हुई हो, वो भी बिना मुझसे बात किए। क्या हुआ, सब ठीक तो था ना? हाँ माँ, सब ठीक था। अगर कॉलेज में सब ठीक था बेटा, तो तू रो क्यों रही है? तेरी आँखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस आँखों में कुछ चला गया था। काजल, मैं तेरी माँ हूँ, तू चाहकर भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे आंसू का कारण तेरा काला रंग है। आज फिर कॉलेज में बच्चों ने तेरा मजाक बनाया ना, इसीलिए तो इतनी जल्दी घर आ गई है ना। अब काजल अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल की माँ काजल के पिता से कहती है, हमारी बेटी काजल अब बड़ी हो चुकी है, हमें अभी से ही उसके लिए रिश्ता देखने शुरू कर देना चाहिए। हमारी बेटी का रंग काला है, अगर हमने और देरी करी तो कहीं इसकी उम्र न निकल जाए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ काजल की माँ, मैं सब समझ रहा हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। तुम बेफिक्र रहो, हम अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे लड़के से करवाएंगे। अब काजल के माता पिता उसके लिए रिश्ते की बात चलाते हैं, पर हर कोई काजल का काला रंग देखकर इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। ये सब देखकर अब कहीं ना कहीं काजल के माता पिता भी हिम्मत हारने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अंकित नाम का एक लड़का अपनी माँ सरोजनी के साथ काजल को देखने उसके घर आता है, जहाँ सरोजनी काजल का काला रंग देखकर उसके माता पिता से कहती है, देखिए बहन, रंग रूप में क्या रखा है, ये सब तो भगवान की देन है। हमारा बेटा दूध की तरह धुला हुआ है, तो वहीं आपकी बेटी कोयल जैसी काली है। पर फिर भी मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि मैं रंग रूप में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। ये सब तो समाज वाले लोग करते हैं और आप तो जानती ही हैं कि इनका मुंह बंद करवाना कितना जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी। हमारी काजल का रंग बस थोड़ा सा दबा हुआ है, बाकी हमारी काजल हर चीज में गुणी है। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो तो आपकी काजल को देखते ही मैंने पहचान लिया था बहन, पर मैं कुछ लेन देन की बात कहना चाह रही थी। आप तो जानते ही है ना कि हमारे भी तो 4 रिश्तेदार हैं और मेरा बेटा इतना सुंदर है, उसके साथ इतनी काली लड़की देखेंगे तो 10 तरह की बातें बनाएंगे। अब उनका भी तो मुंह बंद करवाना पड़ेगा ना। उनका मुंह बंद करवाने के लिए अगर आप मुझे खूब सारा दहेज और कुछ कैश दे देंगी तो रिश्तेदारों का मुंह तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। आप दान दहेज की चिंता मत कीजिए, भगवान की दया से हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी बेटी को एक अच्छा परिवार मिले, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आप लोग बेफिक्र रहिए, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा आपको दान दहेज मिलेगा। अब काजल के माता पिता अंकित और उसकी माँ को बहुत सारा दहेज और कैश देते हैं। शादी के बाद काजल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपने ससुराल वालों को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका ना दे। वो दिन रात अपने पति और सास की सेवा करती है, पर फिर भी अंकित काजल से खफा खफा रहता है और उससे दूर दूर। ये सब देखकर एक दिन काजल अंकित से कहती है, क्या हुआ अंकित जी, क्या मैं आपको पसंद नहीं जो आप मुझसे इतनी दूर दूर रहते हैं? बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम मेरी पसंद नहीं हो और ना ही मेरी माँ की। हमने तो ये शादी सिर्फ दान दहेज के लिए करी थी, जो कि हमें मिल चुका है। पर अब हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा हम क्या करें, कैसे तुमसे अपना पीछा छुड़ाएं। आप मजाक कर रहे हैं ना अंकित जी? काजल की ये बातें सुनकर अंकित जोर जोर से हंसने लगता है। अंकित को ऐसे हंसता देख काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, और एकदम से, अरे काजल, तुम तो डर गई थी, मैं सच में मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारे चेहरे की ये उड़ी हुई हवाइयाँ देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सोचा है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज अंकित जी? थोड़ा इंतजार करो, शाम तक तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिल जाएगा और मुझे मेरी रकम। मैं कुछ
कुछ समझी नहीं अंकित जी। मेरी प्यारी और सुंदर बीवी, अपने इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। रात का इंतजार करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा और तुम्हें सरप्राइज भी मिल जाएगा। बस तुम रात में दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठ जाना। अंकित के कहने पर काजल बिल्कुल ऐसा ही करती है। रात को वो नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने कमरे में अंकित के आने का इंतजार करती है। पर ये क्या, उसके कमरे में अंकित के बजाय कोई दूसरा ही लड़का आता है। कौन हो तुम और अंकित जी कहाँ हैं? तुम्हारा पति कमरे के बाहर पहरेदारी दे रहा है। आखिर उसने मुझसे एक रात के 4 लाख जो लिए हैं, आज रात तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी दुल्हन हो और मेरी बीवी हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारा सौदा किया है, इसलिए तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंकित जी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। इस तरह से काजल बार बार अंकित को आवाज देती है, पर अंकित कमरे में नहीं आता। अगली सुबह जब काजल अंकित से बात करती है तो अंकित उससे कहता है, हाँ किया मैंने तेरा सौदा। मैंने तुझसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए करी थी ताकि मैं हमेशा घर में बैठे बैठे कमा सकूं, ना कि कमा कमा कर तुझे खिला सकूं। समझी? यही मेरा असली रूप है, देख ले। अंकित का असली रूप देखकर काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो इस नर्क से कैसे आजाद हो। और इसी तरह से अंकित अपनी माँ के साथ मिलकर काजल का हर रोज सौदा करता है। समय के साथ काजल की तबीयत खराब होने लगती है और अब काजल से छुटकारा पाने के लिए अंकित अपनी माँ से कहता है, वाह, ये लड़की धीरे धीरे बीमार पड़ रही है। इससे पहले कि हॉस्पिटलाइज हो जाए, इसे मीनाबाई के कोठे पर जाकर बेच देना चाहिए और इससे अपना छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर ये एक बार मीनाबाई के कोठे पर चली गई तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ना ही कभी ये उस कोठे से बाहर आ पाएगी। काजल अंकित और सरोजनी की सारी बातें सुन लेती है और मौका देखकर वहां से भाग जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अंकित और सरोजनी जब काजल को घर में नहीं पाते तो वो समझ जाते हैं कि काजल घर से भाग चुकी है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए शहर से रवाना होने की सोचते हैं। पर उससे पहले ही काजल के माता पिता पुलिस के साथ अंकित और उसकी माँ के धड़ दबोच लेती है और उन्हें सलाखों के पीछे करवा देती है। तुम माँ बेटे की असली जगह यही है। तुम दोनों ने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो तो भगवान का शुक्र था कि मेरी बेटी मुझे रास्ते में ही मिल गई जब वो तुम दोनों के चंगुल से आजाद होकर भागी थी। अब चिंता मत कीजिए, इनकी खातिरदारी तो हम करेंगे, पर आपको भी तहकीकात करके अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए थी। आप सही बोल रहे हैं, मैंने बिना जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को बोझ समझकर उसकी शादी इस लड़के से करवाई। पर आज मैं हर माता पिता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उसकी शादी आंख बंद करके किसी भी इंसान से करवाना दें, क्योंकि उस समय तो हम अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, पर गलत जीवन साथी मिलने की वजह से बाद में हम लाचार माँ बाप पछताते रह जाते हैं, जैसे कि आज मैं पछता रहा हूँ। इस तरह से काजल के माता पिता को अपने किए का पछतावा जिंदगी भर रहता है। तो वहीं दूसरी ओर अंकित और उसकी माँ को उसके किए की सजा मिल जाती है और काजल फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं करती और जिंदगी भर अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करती है। रोशनी नाम की एक लड़की कहीं जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी देखकर रोशनी उसकी जेब से पटवा निकाल लेती है। तभी अमन नाम का एक लड़का उसे चोरी करते हुए देख लेता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाता है और उससे बोलता है, तुम चोरी कर रही थी? अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो उनका पर्स गिर गया था। मैं तो बस उनके पॉकेट में उनका पर्स रख रही थी। वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज छोड़ रहा हूँ, आइंदा से मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा ना तो तुम सीधा जेल में नजर आओगी। इतना बोलकर अमन उसे छोड़ देता है और रोशनी खुद से बोलती है, मुझे धमकी देता है साला। जब मैं इसकी जेब काटूंगी तब इसे मेरे हाथों की सफाई के बारे में पता चलेगा। इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन उसी जगह पर जाती है जहाँ वो अमन को देखती है। अमन को देखते ही रोशनी उसकी जेब काट लेती है और उसके सामने जाकर उन पैसों को गिनने लगती है और उससे बोलती है, अब ये सारे पैसे मेरे हैं, बाय।
इतना बोलकर रोशनी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अमन को पता चलता है कि इस बार रोशनी ने किसी और की नहीं बल्कि उसी की जेब काटी है। इसी तरह से रोशनी अब रोज उसकी जेब काटने लगती है और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब रोशनी कभी अमन की घड़ी चोरी करती है तो कभी उसके पैसे। इसी बीच अमन को रोशनी से प्यार हो जाता है और कहीं न कहीं रोशनी भी अपना दिल अमन को दे बैठती है। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक दिन अमन रोशनी से बोलता है, एक काम करोगी? तुम एक बार बोल कर तो देखो अमन। देखो रोशनी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये पैसे बचाने के लिए छोटी मोटी चोरियाँ करनी बंद कर दो और माँ को कभी तुम्हारे इस काम के बारे में ना पता चल सके। ठीक है, अब से मैं चोरी नहीं किया करूँगी। अब रोशनी अमन की बात मान जाती है और बहुत जल्द अमन रोशनी को अपनी माँ से मिलवाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब रोशनी घर में आती है तो रोशनी की सास और मीनी उन दोनों को दरवाजे पर खड़ा करके उन दोनों की आरती उतारने लगती है। लेकिन मीनी जब रोशनी का मुंह मीठा कराने के लिए थाली देखती है तो थाली में रखे पैसे और मिठाइयाँ गायब हो चुके हैं, जिसके बाद मीनी बड़ी हैरानी के साथ बोलती है, अरे थाल में मिठाई और पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी थाल में कुछ मिठाई और पैसे रखे थे। हे भगवान, अब अपनी बहू का मुंह कैसे मीठा कराऊं? माँ जी, ये मिठाई और पैसे मेरे हाथों में है। लेकिन बहू, तेरे हाथ में मिठाई और पैसे कहाँ से आए? बेटा अमन, तू घर में लक्ष्मी लेकर आया है या फिर लक्ष्मी चुराने वाली बहू? अरे माँ जी, इसे चोरी नहीं, हाथों की सफाई कहते हैं। माँ, दरअसल रोशनी को जादू करने की आदत है। मिनी अब सारी बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। थोड़ी देर में मेरी बचपन की सहेली आने वाली है घर पर और घर में चीनी खत्म है, तो तू पास की दुकान से चीनी ले आती तो बहुत अच्छा रहता। अरे माँ जी, इस घर की बहू हूँ, आपकी सहेलियाँ मेरी भी तो सास है। आप आराम कीजिए, मैं अभी बाहर से चीनी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रोशनी चीनी लेने के लिए घर से निकलती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी सामने वाली पड़ोसन के घर पर पड़ती है। उसके किचन की खिड़की खुली होती है। अब रोशनी किचन के बाहर खड़ी होकर झांकने लगती है और जल्दी से किचन में जाकर चीनी का डब्बा लेकर अपने घर आ जाती है। दूसरी ओर जब उसकी पड़ोसन के घर का चीनी का डब्बा गायब होता है तो उसकी पड़ोसन गली में शोर मचाते हुए सभी पड़ोसियों को गाली देने लगती है और उनसे बोलती है, आज से पहले कभी इस गली में चोरी नहीं हुई और आज दिन दिहाड़े मेरे घर से चीनी का डब्बा गायब हो गया। अरे बताओ भला, चीनी भी चोरी करने वाली चीज है? हद करते हैं आज के लोग भी। इस तरह से वो औरत गली वालों को सुनाकर घर में चली जाती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और रोशनी की चोरी करने की आदत भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन मिनी रोशनी को अपने साथ बाजार लेकर जाती है, जहाँ मिनी सब्जी वाले से सब्जी का मोल भाव कर रही होती है, तो वहीं रोशनी कुछ सब्जियों की चोरी कर लेती है। और जब वो दोनों सास बहू घर आते हैं तो मिनी देखती है कि उसकी सब्जी के झोले में नींबू, टमाटर और भी कुछ सब्जियां हैं जो उसने खरीदी ही नहीं थी। उन सब्जियों को देख मिनी अपनी बहू रोशनी से बोलती है, अरे बहू, ये सब्जियां तो मैंने खरीदी ही नहीं, फिर यहाँ कैसे? कहीं तूने कोई जादू तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं माँ जी, इस बार मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो ये सब्जी खरीदी है जब आप सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। रोशनी इस तरह से झूठ बोल देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोशनी मिनी के साथ साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाती है, जहां वो दोनों कुछ साड़ियों को पसंद भी कर लेती है। लेकिन तभी मिनी को एक साड़ी बहुत पसंद आती है और वो दुकान वाले से बोलती है, भैया, वो हरी वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एक बार आप मुझे वो हरी वाली साड़ी दिखाना। मिनी के कहने पर दुकान वाला उसे उसकी मनपसंद साड़ी निकाल कर दिखाता है। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो सच में बहुत अच्छी लग रही है आप पर। यही साड़ी लेना आप, आपके ऊपर ये साड़ी खूब जचेगी। अच्छा भैया, ये साड़ी कितने की है? अरे मैडम, ये साड़ी सिर्फ 4000 की है। हम आपके लिए ये साड़ी 3500 की लगा देंगे। आखिर आप हमारी प्रीमियम कस्टमर जो हैं। क्या भैया, आप भी क्या बातें करते हो? मैं हमेशा से आपकी दुकान पर ही साड़ियाँ लेकर जाती हूँ और आप हो कि मुझे ही ठग रहे हो। 2000 की साड़ी आप मुझे 4000 में दे रहे हो।
इस तरह से मिनी उस दुकानदार से उस साड़ी को लेकर काफी मोल भाव करती है, लेकिन वो दुकानदार साड़ी का रेट 3000 से नीचे नहीं करता। जिसके बाद मिनी दुकान से बिना साड़ी लिए जाने लगती है, पर इसी बीच रोशनी वो साड़ी चोरी कर लेती है। और जब मिनी घर आती है तो अगले दिन रोशनी वही साड़ी अपनी सास को देती है। उस साड़ी को देख मिनी रोशनी से बोलती है, अरे बहू, ये तो वही साड़ी है जो मुझे कल पसंद आई थी, लेकिन ये साड़ी यहाँ कैसे? तू कब लेकर आई इस साड़ी को? और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे माँ जी, मैंने जब देखा कि ये साड़ी आपको बहुत पसंद है तो घर आने के बाद मैं पैसे लेकर दोबारा दुकान में गई और मैंने दोबारा दुकान वाले से काफी मिन्नतें की। उसके बाद दुकानदार ने ये साड़ी मुझे दे दी। रोशनी अपनी सास से झूठ बोली रही होती है कि तभी दुकानदार मिनी के घर आ जाता है और मिनी के हाथों में अपनी साड़ी देख उसके हाथों से वो साड़ी छीन लेता है और मिनी से बोलता है, अरे मिनी बहन, तुम हमारी पुरानी ग्राहक हो, इसलिए मैं इस समय आया, वरना मुझे तो कल रात को ही पता चल गया था कि तुम्हारी बहू ने ये साड़ी चोरी करी है। अरे मिनी बहन, तुम अपने घर में बहू लेकर आई हो या चोरनी, तुम नहीं जानती, पर तुम्हारी बहू ने ये साड़ी चोरी की है। मैंने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो मैंने देखा कि तुम्हारी बहू मेरी साड़ी को चोरी कर रही है। फिर क्या था, मैंने तभी सोच लिया कि मैं आकर इस बारे में आपसे बात जरूर करूंगा, परंतु रात हो रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया और अभी आया। उस दुकानदार की बात सुनकर मिनी दुकान वाले से माफी मांगती है और उसे साड़ी के पैसे दे देती है। जिसके बाद दुकानदार अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और मिनी अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज तेरी वजह से ना मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तेरी हर गलतियों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन आज तूने हद कर दी। अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? तूने मुझे कहीं बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। सब कहते हैं कि मेरी बहू चोर है। अब तू ही बता बहू कि मैं उन लोगों की बातों का क्या जवाब दूं? अपनी सास की बातें सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है और अपनी सास से कभी न चोरी करने का वादा करती है। जिसके बाद रोशनी चोरी करना छोड़ देती है और वो लोग एक सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं। जादुई सोने का कुआं। मीना मटका लेकर सुबह सुबह कुएं के पास जाकर पानी भरने के लिए लाइन लगाकर खड़ी होती है। पानी के लिए काफी औरतों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मीना, जो कि गर्भवती थी और इस हालत में पानी के लिए मटका लेकर खड़ी थी। सारी औरतें आपस में काफी लड़ाई झगड़े कर रही थी। उसी में से एक औरत मीना को धक्का मार देती है। मीना जाकर जमीन पर गिरती है और वो औरत मीना से लड़ते हुए कहती है, यह जितनी औरतों ने लाइन लगा रखी है पानी के लिए, वो सारी एक उच्च घराने से हैं, और तू एक गरीब घर की औरत हमारे साथ बराबरी में खड़ी होकर हमारे ही कुएं से पानी पिएगी? हाँ? पानी पीने का अधिकार तो सभी को है ना दीदी, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। और पानी यहाँ किसी के घर से नहीं आ रहा, पूरे गांव वालों का अधिकार है इस गांव के बने हुए कुएं पर पानी पीने के लिए। अरे, जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है, लेकिन तेरी जुबान चलाने से तुझे इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे हम, समझी तू? 2 कदम चल कर जा, वहाँ एक और कुआं बना है जिसका पानी सिर्फ तुम जैसे गरीब लोग ही पीते हैं, वहाँ जाकर पानी भरना, समझी? मीना खुद को संभालते हुए उठती है और अपना मटका उठाकर दूसरे कुएं की तरफ जाती है। उस कुएं का पानी काफी गंदा होता है, मगर मीना फिर भी कुएं से पानी निकालती है और उस पानी को लेकर अपने घर आ जाती है। मीना और उसके पति मोहन दोनों के घर की हालत काफी ज्यादा बुरी थी। उन्हें कभी एक वक्त की रोटी नसीब होती थी तो कभी तो वो भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन फिर भी इन हालातों के बीच मीना और मोहन दोनों हार नहीं मानते। ऐसे ही एक दिन मीना और मोहन के घर गांव का एक साहूकार आता है। साहूकार मीना और मोहन के घर आते ही सबसे पहले मोहन को मारना शुरू कर देता है। मीना घबरा जाती है और वो साहूकार को रोकते हुए कहती है, मालिक, मालिक छोड़ दीजिए इनको, क्यों मार रहे हैं? आप इन्हें छोड़ दीजिए मालिक, मालिक। इसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, कब देगा ये? मालिक, बस कुछ समय और दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे।
जब पैसे देने की औकात नहीं तो लेते क्यों हो? मैंने तो तुम्हें तुम्हारी जरूरत की वजह से पैसे दिए थे। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हें इस गांव से निकलवा दूंगा या तुम्हारा घर खाली करवा दूंगा। मालिक, अभी वैसे भी हमें पैसे की बहुत जरूरत है। मेरा समय नजदीक आ रहा है मालिक। मुझे मतलब नहीं है कि तेरा बुरा टाइम चल रहा है या फिर अच्छा टाइम चल रहा है। मुझे मेरे पैसे से मतलब है। 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। इन 2 हफ्तों में अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हें इस गांव से और इस घर से दोनों से भगा दूंगा। मालिक, हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मोहन साहूकार के पैसे चुकाने के लिए जगह जगह लोगों से काम मांगने लग जाता है, मगर कोई भी उसे काम नहीं देता। ऐसे ही मोहन एक दुकान पर जाता है, जहाँ दुकान का मालिक मोहन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। तुम्हें रोज के जितने भी चावल के बोरे होंगे वो तुम्हें उठा के गोदाम से लाना होगा और दुकान पर रखना है। और हाँ, ये बोरे तुम्हें तुम्हारे कंधे पर लाने होंगे। ठीक है मालिक। ठीक है, अब मैं रोज के तुम्हें 200 रुपए दूंगा। ठीक है मालिक, मगर मालिक 200 रुपया तो बहुत कम है। इतने पैसे में करना है तो कर, वरना भाग यहाँ से। ठीक है मालिक। ऐसे ही मोहन सुबह से लेकर शाम तक चावलों के बोरे खुद के कंधे पर उठाता हुआ गोदाम से उठाकर दुकान पर लाकर छोड़ता है। ऐसे ही शाम को मालिक से पैसे लेने के बाद मोहन खुशी से अपनी पत्नी मीना के लिए फल वगैरह खरीद कर लेकर घर जाता है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी का समय ठीक से चल रहा होता है कि एक दिन अचानक मोहन की तबीयत खराब होने लगती है। मीना के गर्भावस्था का पूरा समय चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोहन काम छोड़कर घर पर ही होता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। कुछ समय से जो घर की आर्थिक हालत थोड़ी सी ठीक हुई थी वो अब बद से बदतर होती जा रही थी। मोहन की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और घर में पैसे न होने के कारण उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाता, जिस कारण मोहन बीमारी से तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। मीना ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो रो रो के बेहोश हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और घर की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन और खराब हो जाती है। मीना पति के जाने का सदमा और घर की आर्थिक हालत को देखते हुए वो खुद से बातें करते हुए कहती है, अब मेरे जीने का क्या ही मतलब है। जिसके सहारे मैं जी रही थी वो अब मेरे जीवन में नहीं है। मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। इतना बोलकर मीना घर से बाहर आ जाती है और वो चलते चलते उसी कुएं के पास जाती है जिस कुएं से वो पानी निकाल कर पिया करती थी। उसके पास खड़ी होकर मीना बातें करते हुए कहती है, मुझे तुम अपने में संभालो। मैं जीना नहीं चाहती। सारे सुख भगवान ने सिर्फ और सिर्फ हम गरीबों के नसीब में ही लिखे हैं। मुझे नहीं जीना। अब मैं मरना चाहती हूँ। इतना बोलकर मीना जैसे ही कुएं के अंदर कूदने वाली होती है वैसे ही कुएं से आवाज आती है, रुको। मीना अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो जादुई कुआं मीना से कहता है, मीना, मैं जादुई कुआं हूँ और तुम तो एक बहादुर औरत हो। जीवन में ये सारी कठिनाइयां आम बात हैं। तुम इससे हार नहीं मान सकती और ना ही मैं तुम्हें कभी हार मानने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या सच में तुम जादुई कुआं हो? मैं जादुई कुआं हूँ और तुम चिंता मत करो। तुम अब अपने बच्चे के सहारे जियोगी और तुम्हें उसके लिए जीना होगा। उसकी परवरिश तुम्हें करनी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी मेरे पति की तरह गरीबी में मरे। नहीं चाहती मैं ये। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ना तुम्हें मरने दूंगा और ना ही तुम्हारे बच्चे को। तुम एक काम करो, तुम मुझ में से 3 बाल्टी पानी निकालो, जिसमें से 1 बाल्टी में से सोना निकलेगा और 1 बाल्टी में से चांदी और तीसरी बाल्टी में पैसे। इससे तुम्हारे घर की आर्थिक हालत भी ठीक होगी और तुम्हें भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम इस सोना चांदी और पैसे से उसकी पूर्ति कर सकती हो।
मीना पास में रखी बाल्टी को उठाती है और 3 बाल्टी पानी निकालती है, जिसमें से पहली बार बाल्टी से सोना और दूसरी बाल्टी से चांदी और तीसरी बाल्टी से पैसे निकलते हैं। इसके बाद मीना सोना, चांदी और पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मीना के घर की आर्थिक हालत पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। मीना जादुई सोना, चांदी और पैसे से अपने लिए एक घर बनवाती है और लोगों के लिए गांव में, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबके लिए कुएं बनवाती है। ऐसे ही मीना का 9वां महीना शुरू हो जाता है और मीना एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद मीना अपने बच्चे के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है।